पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जंग को लेकर के कई बड़ी अपडेट जो है वो लगातार सामने आ रही है और हर किसी का ये सवाल है कि जंग की जो मेन जानकारियां हैं कि क्या कुछ जंग के दौरान चल रहा है, उसकी जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती। अमरीश मिश्रा जी से आप लगातार बात कीजिए। आप बताइए कि क्या क्या जंग के दौरान चल रहा है। ये तमाम व्यूवर्स का सवाल लगातार रहता है। और जंग के दौरान बीते 24 घंटे के अंदर क्या कुछ घटा है, इसी पर हमसे बात करने के लिए अमरीश मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि नॉर्थ कोरिया ने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया है। क्या ये माना जाए कि अब जब सीधे तौर पर महाशक्तियों का टकराव इस जंग में हो रहा है तो वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है ये अब? देखिए, मैं वही बात है कि कल मैं जब न्यू ईयर ईव पार्टी में था बैंगलोर में यहाँ, तो मुझे ये खबर मैंने देखी और फिर मैंने इसको कंफर्म किया। तो वाकई जो नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग। किमिल जोंग, तो वो उन्होंने इस बात को कहा कि 2024 में उन्होंने अपनी सेना को और मुस्तैद रहने को और तैयारी करने को, और यहाँ तक कहा कि अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उनका, वो आगे बढ़ाएंगी। क्योंकि आप तो जानते हैं नॉर्थ कोरिया, हालांकि बाकी देश उसको आइसोलेट किए हुए हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर है, इसमें इसमें सब लोग जानते हैं। और चाइना से वो क्लोज है, चाइना कैंप में है। और चाइना कैंप में है मतलब रशिया चाइना, एक जो अभी खेमेबंदी यूक्रेन पे भी हुई कि यूएस और नेटो और जो पश्चिमी देश एक तरफ, और रशिया चाइना और जो तमाम उनके एलाइज हैं नॉर्थ कोरिया वगैरह वो एक तरफ। तो अब देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये है कि 2024 वाकई जो है इट इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ वॉर। एंड वो वॉर ऐसी नहीं होगी जैसे वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। इसमें मतलब कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाजा के बैकड्रॉप पे हो रही है। और गाजा का जो बैकड्रॉप है वो बहुत अलग है। वो बैकड्रॉप नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी जब एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने ऑस्ट्रिया के क्राउन प्रिंस को असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे हमला किया। सर्बिया का रिश्ता था, अलायंस था रशिया से, तो रशिया आया। रशिया का अलायंस था इंग्लैंड और फ्रांस से, तो वो आया। उधर ऑस्ट्रिया का अलायंस जर्मनी से था, तो वो आया। तो वो पूरी जो लड़ाई चली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी अलायंसेस, जब जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया तो पोलैंड का ब्रिटेन से अलायंस था, ब्रिटेन का फ्रांस से अलायंस था। उसके बाद रशिया एकदम अलग था, लेकिन रशिया पे जब हिटलर ने अटैक किया तो वो भी इनकी तरफ आ गया, ब्रिटेन और फ्रांस, और फिर अमेरिका भी आ गया। तो वो सब चीजें जो हैं वो वाकई जो महाशक्तियां आपस में जो लड़ रही थी, उनके उनकी वजह से वो युद्ध हुए। हालांकि उसमें सिस्टम ऑफ अलायंसेस था जो इसमें भी अभी भी काम करेगा थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति में। लेकिन फर्क क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज है। फर्क ये है कि जो फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इनमें महाशक्तियों की राइवलरी थी। अभी जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति है इसमें एक नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल चल रहा है, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर। मतलब आप सोच लीजिए, इसकी आप तुलना करिए कि अगर भारत में 1857 की जो जंग हुई उस समय, उसकी उस जंग की वजह से उस समय भी ये बात आई थी, ईरान और टर्की और जो तमाम जो बाकी इस तरह के मुस्लिम मुल्क हैं वो भारत की तरफदारी करें। और उसके पहले टीपू सुल्तान ने 1798 में अपनी शहादत के एक साल पहले नेपोलियन को दावत दी थी। नेपोलियन तो इजिप्ट तक आ गया था, वहां विद्रोह हो गया, तो उसकी वजह से वो वापस चला गया। तो अगर कोई नेशनल लिबरेशन यानी राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम की वजह से विश्व युद्ध हो जाए, ये कभी सुना आपने? नहीं। आज तक नहीं सुना। तो वो होने जा रहा, तो ये विश्व युद्ध एकदम फर्क होगा। इस विश्व युद्ध में स्वतंत्रता संग्राम जो है वो केंद्र में है, जो गाजा में लड़ा जा रहा है। और इस स्वतंत्रता संग्राम की वजह से अगर विश्व युद्ध होता है तो वो विश्व युद्ध वो नहीं होगा जो पहले और दूसरा विश्व युद्ध है। इस विश्व युद्ध में वाकई जो पूरी
पूरी दुनिया के सामने समस्या है कि 2 या 3% लोग दुनिया के 99% रिसोर्सेज पे काबिज हैं, और उसमें अमेरिका, इसराइल, नेटो, ये लोग मेन हैं। तो जो साम्राज्यवाद है, ये साम्राज्यवाद और जो जायनिज्म है, जो कि एक इसराइल की आइडियोलॉजी है, तो जायनिस्ट जो इंपीरियलिज्म है उसके खिलाफ ये एक दुनिया की जनता की लड़ाई होगी। ल- सामने दिखाई पड़ेगा कि ईरान लड़ा है, रशिया लड़ा है, चाइना लड़ा है, सेनाएं भी लड़ेंगी, लेकिन जनता भी लड़ेगी, क्योंकि जनता आप देखिए तो यूएस में और इंग्लैंड में और कई पश्चिमी देशों में, फिनलैंड में, डेनमार्क में, इजराइल के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो उनकी कंपनीज हैं, जैसे जो जो ये अर्बिट कंपनी है, इसकी ब्रांचेस इंग्लैंड में भी हैं। वहां जाके वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो बंदरगाहों पे कि वो हथियार इजराइल तक ना पहुंचे। जी। इंग्लैंड के बंदरगाह से, अमेरिका के बंदरगाह से, फिनलैंड के बंदरगाह से, ये लोग तो जनता ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गई है। तो ये लड़ाई बहुत अलग तरह की होने वाली है। इसमें देश तो आएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जनता का जो एंगल है, तो इट विल बी अ वॉर ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अमेरिकन, इजरायली, नेटो, जायनिस्ट इंपीरियलिज्म। क्योंकि इसकी इसमें इसके जी, जी कंटिन्यू कीजिए सर आप। जी, तो वो मैं कह रहा था कि ये मतलब इसको अगर इंग्लिश में फ्रेम किया जाए तो इट इज इट जैसे इफ इफ द अर्ली 20th सेंचुरी, या अगर जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर थी, दे वर ऑल मतलब दे सिंबलाइज एन एरा ऑफ इंपीरियलिस्ट वॉर एंड रेवोल्यूशन, क्योंकि वॉर्स के बाद रेवोल्यूशंस हुए फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो ये जो लड़ाई होगी, दिस विल बी अ वॉर ऑफ जायनिस्ट इंपीरियलिज्म एंड रेजिस्टेंस, मतलब जो उसके खिलाफ प्रतिरोध है। और ये रेजिस्टेंस पूरी जनता, पूरी दुनिया की जनता इस रेजिस्टेंस को लड़ेगी। ये लंबी लड़ाई होगी, ये ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ सालों में खत्म हो जाएगी या इस तरह से होगा, और ये तमाम जिंदगी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे सब कुछ रुक गया और जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था कि सब सारे स्पोर्ट्स होना बंद हो गए, सब भी ऐसा नहीं। ये समान जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन लड़ाई भी साथ साथ चलती रहेगी। ये बड़ी अजीब तरह की एक नई दुनिया में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये चीजें तो लगातार देखने को मिल रही हैं सर। ये भी तस्वीर कल देखने को मिली कि अमेरिका ने कल जिस तरीके से 10 हूतियों का कत्ल किया, वो तस्वीर दुनिया के सामने आई, क्योंकि हम इससे पहले ये देख रहे थे कि यमन जब हमले कर रहा है तो यही दुनिया भर की मीडिया, खुद अमेरिका, इजराइल जो है, ये कह रहा था कि यमन के आतंकियों द्वारा हमला किया जा रहा है, जिसमें यमन ने 23 जहाजों को, इंटरनेशनल 23 जहाजों को निशाना बनाया। पर अभी तक यमन के हमले में किसी की जान नहीं गई थी। ये पहली मर्तबा देखने को मिला कि अमेरिका के हमले में 10 हूतियों का कत्ल कर दिया गया है। जब ये तस्वीर सामने आई तो नॉर्थ कोरिया का भी ये प्रतिक्रिया सामने आई कि सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया गया। तो किस तरीके से देखा और समझा जाए इस चीज को भी, जो कल अमेरिका की तरफ से यमन के खिलाफ कदम उठाया गया है? ये जो ये बड़ी घटना है, क्योंकि बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जब मैंने अपने ट्विटर पे इसको, जो एक्स है फॉर्मली ट्विटर, इस पे उस पे डाला। तो ये तो देखिए क्या है कि अमेरिका ने भी एक सोच समझ के ये कदम उठाया है। अमेरिका का कैलकुलेशन देखिए, अमेरिका का कैलकुलेशन क्या है। अमेरिका जो है वो यूक्रेन में जो उसको जिस तरह की एक उपलब्धियां चाहिए थी, या जो वो चाहता था, वो नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन में रशिया का अपर हैंड बना हुआ है, और यूक्रेन के सवाल पे रशिया को वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट भी नहीं कर पा रहा। इंडिया के ऊपर इतना प्रेशर था कि रशिया से तेल मत लो, लेकिन जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इजराइल और अमेरिका दोनों से बहुत करीब है और बहुत सारे मुद्दों पे करीब है, और मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वो भी मजबूर हुए। वो रशिया से संबंध नहीं तोड़ पाए, ईरान से संबंध नहीं तोड़ पाए, क्योंकि भारत की जो जियो स्ट्रैटेजिक पोजिशन है, वो ऐसी जगह पे भारत है कि वो इन देशों के साथ दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। क्यों ले, जब उसके राष्ट्रीय हित में नहीं है। हमेशा इन देशों के साथ मित्रता रही है, और यहाँ से उसको तेल मिल रहा है, यहाँ से उसको बहुत सारी एक व्यापार है, चाइना से भी है, सब कुछ है। तो वो एक बात जो अमेरिका ये चाह रहा है कि यूक्रेन में जो उसका फेलियर है, उसको वो कैसे तो वहां उसने देखा कि देखिए गाजा में शुरू हुआ तो गाजा की तरफ अटेंशन शिफ्ट हो,
बड़ा प्रचार किया गया कि हमास ने, ये सब अमेरिका की सोची समझी साजिश है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली औरतों का रेप किया, ये किया, वो किया। ये अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल फिर छपा है। ये एक अमेरिका की कोशिश थी कि दुनिया के ओपिनियन को हम फिर से इजराइल के साथ खड़ा करके और इसके खिलाफ, और फिर उसको हम उधर मोड़ देंगे यूक्रेन के खिलाफ, मतलब यूक्रेन में रशिया के खिलाफ। लेकिन वह हुआ नहीं, वो वो हुआ नहीं, क्योंकि हमास ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी और हमास ने अपना जो प्रोपेगेंडा इतना जबरदस्त चलाया कि मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ था, जो हमेशा मिसिंग था, हमास ने भी अपना और पूरे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने अपना बहुत सोच समझ के ये काम किया। और अभी भी तो इसलिए परसेप्शन की जो लड़ाई है, मीडिया की लड़ाई में भी हमास कहीं ना कहीं हावी रहा है। और इस चीज को ये लोग साबित करने में फेल हुए हैं कि हमास ने वाकई बच्चों की कत्ल किया। वो तो खैर इजरायली आर्मी ने खुद डिनाई कर दिया, लेकिन जो बलात्कार की बात है वो अभी तक एक नैरेटिव चल रहा है, जिसको भी हमास ने निगेट किया। क्योंकि बहुत सारी महिला जो कैदी हैं जिनको छोड़ा हमास ने, उन्होंने आके हमास की ये तारीफ कर दी। एक माँ ने तो कह दिया कि मेरी बच्ची ने वहां रह के हमास के पास तहजीब सीखी, गरीबी क्या होती है वो देखी, गरीबों को पहले खाना दिया जाता है वो देखा। तो ये जो बात है, अब इससे देखिए अमेरिका तो उसको तो लगे, वो तो इस्लामोफोबिया बना रहा था। यहाँ इस्लाम की तारीफ हो रही है कि एक बच्ची जो है वो इस्लामिक फाइटर्स के पास थी और जहाँ अच्छी चीज सीख के आई और दूसरे धर्म की, और उसकी माँ बहुत खुश है। मतलब आप सोचिए कितनी अजीब सी ये बात है। तो वो उन सारी चीजों को वो फेल हो रही हैं। तो अब अमेरिका ये चाह रहा है कि ये जंग वाकई अब थोड़ी और ब्रॉडन हो, क्योंकि गाजा में और इसमें रह के तो वो क्या चाह रहा है कि नेतन्याहू जो हैं वो लेबनान पे अटैक करें और इधर अमेरिका जो है वो यमन वगैरह को संभाले। और इस तरह से लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई अगर गाजा में ही रहेगी तो इजराइल हार चुका है। अब ये लड़ाई, और लेकिन इजराइल हार चुका है, लेकिन वो बता नहीं सकता कि वो हार चुका है। अमेरिका बता नहीं सकता है कि वहां पर लड़ाई हारी जा चुकी है। देखिए कल एक और खबर आई कि गोलानी ब्रिगेड को पहले विड्रॉ किया, जी। 5 ब्रिगेड्स को और विड्रॉ कल कर दिया। अब उन ब्रिगेड्स को विड्रॉ करने के पीछे जो लॉजिक दिया जा रहा है इसराइल का, वो ये है कि इनको हम रीट्रेन कर रहे हैं लेबनान पे अटैक करने के लिए। अब सोचिए, उनको रिट्रेन किया जा रहा है कि वो मतलब लेबनान पे नॉर्दर्न फ्रंट पे उसको लगाए। नॉर्दर्न फ्रंट का मतलब लेबनान, हिजबुल्लाह के खिलाफ हम उनको लगा रहे हैं। अब अजीब सा लॉजिक है कि मतलब आप वहां से विड्रॉ कर, तो गाजा का क्या होगा? गाजा की लड़ाई आप हार गए क्या? मानिए तो इस बात को, तो वो भी नहीं मानेंगे। तो अब ये जो पूरी राजनीति चल रही है, अमेरिका, मेरा जो विचार है कि वो चाह रहा है कि पूरे विश्व में एक युद्ध जैसी स्थिति और ज्यादा बने, क्योंकि गाजा में अकेले फंस के वहां हार हार हो रही है, यूक्रेन में भी हार हो रही है। तो इसलिए अब इसको थोड़ा इधर इधर बढ़ा जाए, कुछ लेबनान में, कुछ यमन में, यहाँ पर घुस के मार की जाए। और इससे उसकी उसका उसको ये लग रहा है कि जो बाकी नेटो कंट्रीज हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूरोप है, इनको भी हम अपनी तरफ ला सकेंगे, भारत जैसे देशों पर भी हम दबाव डाल सकेंगे। जो मुझे मुझे ये लग रहा है कि मतलब ये इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज पूरा आप दुनिया को दुनिया के सामने डिक्लेयर करके वॉर में झोंक रहे हैं। लेकिन अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं। वो जिस पूंजीवाद को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटलिज्म, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता है। और डॉलर का जो रोल है, डॉलर हेजिमनी, उसको उसको कायम रखना है किसी भी तरह। जिस दिन डॉलर कमजोर हुआ, अमेरिका की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो जितने चाहे नोट छाप सकता है, वही खत्म हो जाएगी। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो फिर उसके पास और है क्या? वो तो बाकी सारी दुनिया में उसकी अपनी पूंजी लगी हुई है, उससे वो खाता है। तो वो तो सूद, दुनिया में कर्ज दे के सूद पे खाता है। और कर्ज इतना क्यों दे पाता है? क्योंकि वो अपना डॉलर हर जगह मान्य है। डॉलर आप देखिए तो आप छोटे छोटे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, इस पे आप डॉलर से बहुत कुछ कर सकते हैं। हर चीज डॉलर से होती है, पेट्रो डॉलर। तो इसलिए अमेरिका जो है, इसके लिए युद्ध मजबूरी हो गया है, विश्व युद्ध। ये युद्ध केवल गाजा का नहीं, विश्व युद्ध।
ये विश्व युद्ध अमेरिका की मजबूरी हो चुका है सर। जैसे कि आपने लेबनान का जिक्र किया, हिजबुल्लाह का जिक्र किया अभी इंटरव्यू में। एक बयान सामने आया, नेतन्याहू ने साफ तौर पर धमकी दी कि हिजबुल्लाह जो है इस जंग में सुधर जाए, वरना हम उन्हें सबक सिखा देंगे। वो सपने में नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा हाल ईरान और हिजबुल्लाह का करेंगे। पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो महासचिव है हिजबुल्लाह के, उन्होंने भी अपना बयान जारी करके कह दिया कि ये जंग जो है हम किसी मनोरंजन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर गलतफहमी है उसकी तो हम उसे दूर कर पाएंगे। तो कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार ये तस्वीर सामने आ रही है कि जो गाजा से हम लगातार हमले की तस्वीर देख रहे थे वो थोड़े कम हुए, पर हिजबुल्लाह की तरफ जो है ये जंग बढ़ चुकी है। क्या ये पूरी जंग को डाइवर्ट हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ कर लिया है या अपने सीने पर इस जंग को ले लिया है? नहीं, देखिए, हिजबुल्लाह ने डाइवर्ट नहीं किया है। इजराइल डाइवर्ट करना चाहता है गाजा में अपनी हार छुपाने के लिए। इजराइल जो है वो डाइवर्ट करना चाहता है गाजा में अपनी हार छुपाने के लिए। कैसे वो कहे? नेतन्याहू ने जिस दिन कह दिया कि हम गाजा में हार गए हैं, उस दिन उसकी कुर्सी खत्म। वो तो ओपिनियन पोल आ ही गए हैं कि मेरे ख्याल से 120 मेंबर उनकी पार्लियामेंट में होते हैं, जिसको वो नेसेट कहते हैं। उसमें उसको 16 या 17 सीटें मिलने का प्रेडिक्शन है, और ऑपोजिशन की सरकार बनने की पूरी संभावना है अगर इजराइल में आज चुनाव हो जाए। चुनाव ये कराएंगे नहीं, और चुनाव को रोकने का तरीका एक ही है, जंग। तो जंग आप इधर गाजा में आप कह देंगे हम हार गए, तो फिर कैसे होगा? तो आपको इसके पहले कि गाजा की हार दुनिया को दिखने लगे, आपको हिजबुल्लाह का फ्रंट खोलना ही पड़ेगा। और हिजबुल्लाह का फ्रंट आपने खोला है, और मतलब ऑलरेडी उसकी पूरी तैयारी हो रही। भाई, आपने जब 5 ब्रिगेड्स विड्रॉ कर ली कि उनको रिट्रेन करेंगे, हम ये नॉर्दर्न फ्रंट में डिप्लॉय करेंगे, तो इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब है कि आप पूरी तैयारी कर रहे हैं। और हिजबुल्लाह का आप देखिए, तो हिजबुल्लाह के जो सोर्सेज हैं, वहां से जो खबरें आ रही हैं, हिजबुल्लाह के बहुत बहुत लड़ाके शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं है। हिजबुल वहां जो लड़ाई चल रही है, एक लंबे 7 अक्टूबर के बाद से मेरे ख्याल से, जो पूरी एक अगर डेटा लीजिए, तो हिजबुल्लाह के मतलब आप सोचिए 100 से ऊपर लोग शहीद हो चुके हैं। और उन्होंने भी इसराइलियों को मारा है करीब। वो एक अलग फ्रंट है जिसके बारे में इसराइल उसको मानते ही नहीं है। मतलब वो यहाँ तो कम से कम छुपाता है, अगर 500 मरे तो वो कम से कम 50 दिखाएगा। लेकिन हिजबुल्लाह में तो वो भी नहीं दिखाएगा। तो हिजबुल्लाह फ्रंट पे 100 से ऊपर हिजबुल्लाह के शहीद हुए हैं। 150 से 200 मेरा अनुमान है इजरायली मारे गए हैं, क्योंकि इतने हमले हिजबुल्लाह रोज 4-4 6-6 हमले कर रहा है। तो उसलिए, और वहां से आज जो खबर आई है कि 2.5 लाख लोग, अभी 1 लाख था, 2.5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं, जो यहूदी सेटलर्स थे वहां पर लेबनान बॉर्डर पे। और वो वापस जाने की कोई उनकी उनकी तरफ से बयान भी आ रहा है कि कोई उनका वो नहीं आ रहा है। कोई उनका मतलब कहीं कहीं से उनको इजरायली सरकार प्रोत्साहित नहीं कर रही है कि वो वापस जाएं, या वापस जाने में उनको सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो नहीं, तो ये तो देखिए पूरी एक भूमिका बन गई है कि इजराइल लेबनान पे अटैक करेगा, और अमेरिका उधर यमन की तरफ सैन्य कार्रवाई करेगा। अब क्या उसका रूप होगा, ये देखना होगा। क्योंकि ये सर तो जैसे कि ये तो तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा लेबनान के बॉर्डर की। पर जब इसराइल को बचाने के लिए पूरी तरीके से लाल सागर में अमेरिका तैनात है, तो खबर ये भी सामने आ रही है कि ईरान ने भी अपनी जो बड़ी बड़ी युद्धपोतें हैं वो तैनात कर दी हैं लाल सागर के पास में। तो क्या ये सीधे तौर पर टकराव है? क्योंकि पहले यही झूठ बोला गया खासतौर पर इजराइल की तरफ से कि उसने सीरिया इराक में ईरान के 10 फौजियों को कत्ल कर दिया है। तो कैसे देखा और समझा जाए कि ईरान जो है शुरू से हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है, चाहे किसी भी लेवल पर करना हो। तो कैसे देखा और समझा जाए ईरान की इस भूमिका को इस जंग में? देखिए, अभी ईरान के जो युद्ध पोत हैं अभी वहां तैनात नहीं हुए हैं। वो एक बात चल रही है कि उनको ईरान भेजेगा, क्योंकि देखिए जिस दिन वो तैनात हो गए और किसी भी घटना में ईरान और अमेरिका के युद्ध पोतों में बमबारी हो गई, तो वो फिर वॉर होगा। तो मेरे ख्याल से ईरान भी फूक फूक के कदम रख रहा है, और वो, लेकिन वो भेजेगा। ये बात सही है, क्योंकि जिस तरह से 10 यमन के लोगों को मारा है अमेरिका ने, तो अमेरिका ने ये एक सोच समझ के किया है कि ईरान इससे प्रभावित होगा, और ईरान अपने युद्धपोत भेजेगा, और हम ईरान से हमारा युद्ध
होगा। तो अमेरिका भी चाहता है ना कि युद्ध बढ़े। देखिए एक बात समझ लीजिए कि इसमें लोग कहेंगे अमेरिका क्यों चाहेगा युद्ध बढ़े, इसराइल क्यों अरे इसराइल तो खैर इसलिए चाहेगा क्योंकि उसका वजूद संकट में है। लोग कहेंगे अमेरिका क्यों चाहेगा, अमेरिका इसलिए चाहेगा कि उसके डॉलर हेजिमनी संकट में है। डॉलर का जो राज है पूरी दुनिया पे वो संकट में है। तो वो ये चाहेगा कि भाई जितना देर तक युद्ध चले दुनिया का ध्यान डाइवर्टेड रहे। अभी कोई बात नहीं करेगा कि डॉलर ये खत्म करो, नहीं तो ये करो वो करो। अब इस समय सबका ध्यान जंग पे होगा। तो उसका ये है कि भाई जंग इस तरह से होती रहे और दुनिया का ध्यान जो है वो जंग की तरफ रहे। और इसीलिए देखिए तालिबान से भी जो अमेरिका हटा, तालिबान में उसको ये लग रहा था कि तालिबान में अगर हम टिकते हैं, एक तो जब ये मतलब जमीनी उसकी हार हुई, उसके अलावा जो उसको ये लग रहा था कि तालिबान में टिकने से वो मतलब अफगानिस्तान में टिकने से वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन रहा था कि अफगानिस्तान के पक्ष में ईरान आ जाए, बाकी सब देश आ जाए। वो तो उसको ये लग गया है कि तो उसने कहा यहाँ से विड्रॉ करो, इससे कोई फायदा नहीं, अमेरिका अपना सीधे नफा नुकसान दिखता है। अब उसको ये लग रहा है कि ये जो मुद्दा है इसमें एक बड़ी संभावना है युद्ध को और बड़ा करने की। जी सर, लेकिन एक इसमें देखिए, जी बताइए बताइए। कंटिन्यू कीजिए सर आप। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा, अमेरिका को गलत फहमी है। अब हिटलर जैसा बड़ा मतलब सोच वाला, और मतलब बड़ा सोच मतलब बड़ी इविल सोच वाला, वो इतनी बड़ी गलती कर गया कि रशिया को उसने अटैक कर दिया और उसी में उसकी हार हो गई। नेपोलियन ने इतनी बड़ी गलती कर दी रशिया को अटैक करके, उस समय नेपोलियन की तूती बोलती थी, दुनिया में सबसे बड़ा वॉरियर माना जाता था। तो जी अमेरिका ने गलत, तो अमेरिका भी गलती कर ये कर सकता है, अमेरिका गलती कर रहा है, आप देख रहे हैं सामने कि जी अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो युद्ध को बढ़ा के और वो दुनिया का ध्यान डाइवर्ट किए रहेगा, तो इसकी गलत फहमी है। क्योंकि अंतोगत्वा इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा अगर यहाँ पर युद्ध शुरू हो, ये अगर क्षेत्रीय कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हिजबुल्ला और चाहे जितने हथियार अमेरिका भेजे, फिर जॉर्डन भी आएगा, सऊदी अरेबिया भी आएगा, ये आएगा, उन सब के अंदर विद्रोह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वो लोग सब घेर के इसराइल को खत्म करेंगे। जी तो ये चीज जो है और अमेरिका बहुत बाय द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है इसराइलियों को कि अमेरिका उनकी बहुत चिंता करता है। अमेरिका उनकी चिंता केवल उतनी करता है कि जब तक उसको फायदा है वो जी उनके मकसद को पूरा करे। जब वो समय आएगा तो इसराइल को भी वो सेक्रीफाइस कर दे। जी सर, इसी के साथ साथ मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत जिस तरीके से हमास ने की है कि पूरी तरीके से रॉकेटों की बरसात की गई, 27 मिसाइलें जो हैं वो दागी गई हैं तेल अवीव के ऊपर, इसे कैसे देखा जाए और समझा जाए? क्योंकि ये बताया जा रहा था, खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये दावा किया था कि अब हमास के पास हथियार खत्म हो रहे हैं, वो उस तरीके से हमला करने के लिए बचा नहीं है जैसे वो शुरू दिन पर हमला कर रहा था। किस तरीके से एक मैसेज जो है ये तेल अवीव पर हमला करके दिया गया नए साल के दिन? देखिए ये तो हास्यास्पद है, लोग क्यों इस आईडीएफ की बात मानते हैं? आईडीएफ तो झूठ बोलती है। वो आज से नहीं, 7 अक्टूबर से हम देख रहे हैं। और यहाँ तक की बात है कि जो हमास की, ये लोग तो कह रहे थे हमने नॉर्थ गाजा पे कब्जा कर लिया है। जी नॉर्थ गाजा में सारे जितने पॉइंट्स हैं, जी शुजैया वहीं नॉर्थ ईस्ट में है, बेत लहिया है, जबलिया है, जी सब जगह लड़ाई चल रही है, रोज खबरें आ रही हैं। तो जी कहाँ से आपका कंट्रोल है? हमास की कैपेबिलिटी, अरे हमास के पास कितने रॉकेट हैं, क्या हैं? जब मोसाद और शिन बेथ जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जी वो फेल हो गई 7 अक्टूबर को, वो जी नहीं समझ पाई कि हमास इतने बड़े स्तर पे हमला कर सकता है, तो वो अभी क्या आकलन करेंगे? उनके आकलन पे विश्वास किसको होगा कि जी हमास के पास कितने रॉकेट्स? और ये एक्चुअली कोई बता नहीं सकता। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ईरान और हिजबुल्लाह को भी वो उतनी जानकारी नहीं होगी, क्योंकि अंदर उसके जो टनल्स हैं और उसके अंदर जो उसने अपनी तैयारी कर रखी है वो लंबे समय की तैयारी है। और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस हमास के पोस्ट्स में, हमास के सारे स्टेटमेंट्स में इतना कॉन्फिडेंस आता है। और हमास अकेले नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, उसके साथ साथ जो और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हैं वो हैं, उसके साथ पूरी फिलिस्तीन की जनता है। केवल जो गाजा में ये 20 लाख लोग हैं वो नहीं, बल्कि जो वेस्ट बैंक में 30 लाख लोग हैं, और जो इवन इसराइल के अंदर जो अरब्स हैं उनका एक बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट कर रहा है।
तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये हमास की कैपेबिलिटी खत्म होने के बजाय बढ़ी है। आप जी, देखिए हमास के, हिजबुल्लाह के लोग ज्यादा शहीद हुए हैं जितना हमास, क्योंकि वो जो लड़ाई हो रही है ग्राउंड इन्वेजन, हमास के लोग जो मारे गए थे 7 अक्टूबर को, उसके बाद आप देखिए तो बहुत कम हमास के लोग शहीद हुए, क्योंकि उसके बाद जो लड़ाई हुई है गाजा में, ये सुरंग, ये मतलब टनल वॉरफेयर। अब टनल वॉरफेयर में क्या हो रहा है कि अभी इजरायली एक गोलानी कमांडर का एक इजरायली वेबसाइट को एक वो स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि वो शुजैया में थे, तो उन्होंने कहा शुजैया में तो हमको समझ में नहीं आ रहा था दुश्मन कहाँ है, जबकि जी, दुश्मन 10 मीटर दूर था, वहीं पर बैठे वो पानी का, उसने कहा खजूर खा रहे थे, पानी पी रहे थे। ये जी, उसने कहा। सही सोचिए, यहाँ उसने कहा हम देख रहे थे उनको, लेकिन हम उनको मार नहीं पा रहे थे। अब आप सोचिए, तो ये क्या है? जी। ये ये जो पूरी सिचुएशन है वो अपने में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। जी, सर जैसे कि आपने कहा कि हमास अकेला नहीं है, कल या परसों में ही इज़राइल डिफेंस फ़ोर्स की तरफ से ये दावा किया गया कि उसे गाज़ा के अंदर जो हैं चीन के हथियार मिले हैं, तो इन दावों में कितनी सच्चाई है? ये माना जाए कि हमास को बैकडोर से सपोर्ट जो है, कभी ये इज़राइल दावा करता है कि रशिया के हथियार मिले, कभी नॉर्थ कोरिया के हथियार का दावा किया जाता है। इन दावों में कितनी सच्चाई है सर? कोई एक भी प्रूफ दिखा दे, कोई एक प्रूफ जी, कि हमास के पास जो हथियार हैं उसमें मेड इन, अरे कोई तो प्रूफ होगा कहीं ना कहीं। क्या उसको मतलब कि इसराइल के जो बल्कि उल्टा हो रहा है, इसराइल के हथियार हमास कब्जा कर रहा है, और वो जी, दिखा रहा है कि उसमें हिब्रू में लिखा है कि जी, मेड इन इसराइल। जी, हमास के पास जो हथियार हैं उनमें से कोई दिखा दे कि चाइना और रशिया का कोई भी इंस्क्रिप्शन, हम कह रहे हैं इसराइल खुद लिख के दे दे, खुद ही जी, उसके कब्जे में जो चीज। अरे हमास के पास जो राइफल्स हैं, गॉल राइफल उसकी खुद की बनाई हुई है, उसके पास जो यासीन 105 शेल्स हैं उनके नाम देख लीजिए, वो उनके खुद के बनाए हुए हैं। वो उनकी फैक्ट्रियां, वो खुद उन्होंने लंबे समय से आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग की पूरी इंडस्ट्री डेवलप की हुई है जी, एक बहुत। और उसको आप विश्वास नहीं करेंगे वो कैसे बनती है। जैसे हम लोग के गांव में जुगाड़ होता है ना, जी, जुगाड़ गाड़ियां होती हैं गाजीपुर में, इसमें वो कहाँ वो किसी का इंजन कहीं लगा होता है, किसी का कहीं होता है, लेकिन वो चल जाती है। तो जी, हमास ने बहुत सस्ते में जी, पूरी दुनिया के सामने, और कल को ये दुनिया मानेगी, अभी ये दुनिया देख रही है, विश्वास नहीं हो रहा दुनिया को, जी। हमास ने बहुत सस्ते में एक बड़े बड़े हथियार बनाए।